हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स। यानी कि क्या है बेटा जी, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमने पिछले लेक्चर में हमें पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की क्या होती है। और जो अगला चैप्टर है उसके बारे में है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके की एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है, उनके बारे में आज आप लोग पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल लेक्चर्स में बताया था कि डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जब लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाए, लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाए या फिर लोगों के पास पावर हो अपने लीडर को इलेक्ट करने की, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। लोगों के पास पावर होनी चाहिए अपने लीडर को चुनने के लिए, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल हैव द पावर, लोगों के पास पावर है, शक्ति है टू इलेक्ट देयर लीडर्स, अपने लीडर को इलेक्ट करने की, चुनने की क्या है, शक्ति है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है लोगों के द्वारा शासन, यानी कि लोगों की मर्जी होगी, जिसको वो इलेक्ट करना चाहते हैं उसको इलेक्ट कर सकते हैं, जिसको कुर्सी से उतारना चाहते हैं वो उतार भी सकते हैं। लोगों के हाथों में क्या है, पावर है। क्या यहाँ तक आपको डेमोक्रेसी का मतलब समझ आया? अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार वहां पर मौजूद है, लोकतांत्रिक देश। तो हम जानते हैं कि रियल में जो डेमोक्रेसी, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। उसमें सबसे पहले था डायरेक्ट और दूसरा था इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है? प्रत्यक्ष तौर पर लोग जो है डायरेक्टली संसद में बैठकर अपने लिए कानून बना रहे, अपने लिए निर्णय ले रहे, फैसले ले रहे। लेकिन जो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी होती है, उसमें होता है कि लोग जो है अपने द्वारा एक लीडर को चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं, संसद में भेजते हैं, और वो जो लीडर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमारे लिए कानून बनाता है, निर्णय लेता है, हमारे भले के लिए सोचता है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आई? तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी होती है, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली लोग जो है भाग ले सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब है लोग अपने अपने में से ही एक लीडर को चुन के आगे भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके, लॉ बना सके। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मिलती है हमारे पास इन इंडिया, भारत में। और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कैसे? वोटिंग करके, यानी कि अपना मत देके लोग अपना मत देते हैं, जिस लीडर के जितने ज्यादा मत होते हैं वो लीडर आगे जाता है। चुन लिया हमने, वो लीडर आगे जाके पार्लियामेंट में, संसद में क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, हमारी रखरखाव करेगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ चुकी हैं तो मैं आपको इतनी चीज बताना चाहती हूँ। आपको इतनी बात समझ आई कि डेमोक्रेसी जो है जिसमें लोगों का शासन है, उसमें बहुत सारे मतभेद, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप लोगों को लगे कि डेमोक्रेसी में अच्छी भी चीजें हैं और बुरी भी चीजें हैं। अब आज हम लोग इसमें जानेंगे कि तीन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। अगर किसी देश में वो एलिमेंट्स, वो फैक्टर्स हैं, तो वो माना जाएगा कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। क्या इतनी बात समझ आती है? अगर हम देखते हैं कि वोटिंग के आधार पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। नोट बेटा जी, एक नोट है जो आप लोगों को लिखना ही लिखना है अपने नोटबुक में। ये क्या है? 1931 में जो गांधी जी ने यंग इंडिया की जो बुक रिटर्न लिखी थी, उसमें एक बात बोली थी कि कोई भी इंसान हो, जेंडर से, रिलीजन से, कास्ट से, लैंग्वेज से या फिर रेस से, कलर से, तो उनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को, अमीर हो या गरीब हो, कास्ट अलग हो, लैंग्वेजेस अलग हो, भाषाएं, सब चीजें अलग हो, फिर भी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो उनको वोट देने का अधिकार देती है, उनका मत एक ही होगा। कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, उनको वोट देने का, मत देने का अधिकार है, जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा हो तो आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन 1931 यंग इंडिया बुक में रिटन बाय महात्मा गांधी ने बोला है, लिखा है कि 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट और
इक्वल्स टू 1 वैल्यू। जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या था कि सार्वभौमिक मत अधिकार, एक इंसान, अगर एक इंसान है उसकी एक वोट ही डाली जाएगी और उसका एक ही मूल्य होगा, चाहे वो अंबानी जी हो चाहे वो एक गरीब इंसान हो, उसका एक ही मूल्य होगा वोट का। तो ज्यादा नहीं कि अंबानी ने डाल दी तो वो बिलियंस में चलेगी, करोड़ों में चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आती है? तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और ये एक की एलिमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी का। कौन सा की एलिमेंट माना जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक की एलिमेंट्स माना जाता है डेमोक्रेसी का, और इसमें बताया जाता है कि 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 वोट इक्वल्स टू 1 वैल्यू, जो आप लोग को बताया है। क्या यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है तो अब हम बता सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में जो हमने पढ़ा हुआ था वही हमने आज फिर से रिपीट किया उस चीज को। आज हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, जो एक अगर देश में देखा जाए कि ये चीजें हैं, ये एलिमेंट्स है किसी देश में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सबसे पहला होना चाहिए पार्टिसिपेशन। अब हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में मैं आपको वो बता रही हूँ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स में सबसे पहला तत्व आता है, कौन सा आता है? पार्टिसिपेशन, भागीदारी होनी चाहिए। हर जनता में जितने भी, मतलब पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनकी भागीदारी क्या है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया पार्टिसिपेशन। सेकेंड एलिमेंट होता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं लोगों के बीच में, उनको रिजॉल्व करना आना चाहिए। वो कौन करता है? लोकतांत्रिक सरकार ही करेगी। थर्ड आता है आपके पास इक्वालिटी एंड जस्टिस। थर्ड क्या आता है? इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस का मतलब है कि समानता और न्याय। समानता और न्याय अगर किसी देश में है तो उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाएगा। क्या यहाँ तक आपको इतनी बात समझ आई? फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी होना। लोगों, जितने भी देश में लोग हैं, जितने भी देश की जनता है, उनको पार्टिसिपेशन करना है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आ जाएगा। देन सेकंड आता है रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट, जो विवादों का जो निपटारा होता है, अगर किसी देश में ये सब चीजें सरकार खुद हैंडल कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड देन लास्ट अगर हम देखें, अगर इक्वालिटी एंड जस्टिस किसी देश में है, किसी कंट्री में है, तो हम उसको तभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझ के चलेंगे जो कि बहुत ही फेमस है, उसको आप लोग को ध्यान से सुनना है। पहले मैं स्टोरी सुना देती हूँ, देन उसके बाद हम देखते हैं कि बोर्ड में क्या लिखा। अगर हम देखें कि साउथ अफ्रीका, जो आज देश एक लोकतांत्रिक सरकार जिसको माना जाता है, लोकतांत्रिक देश जिसको माना जाता है, पहले क्या था कि वहां पर रंग भेद चलता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था रंग के आधार पर, यानी कि कोई ब्लैक है कोई व्हाइट है, उसके आधार पर क्या किया जाता था, लोगों के साथ भेदभाव किए जाते थे। आप लोग मान के चलिए साउथ अफ्रीका में जो इंडियन से आए थे या फिर बाहर से आए जो कि ब्लैक पीपल्स थे, वहां पर जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो कुछ भी काम के लिए आए थे, लेकिन जो 20% जो व्हाइट पीपल्स जो बाहर से आए कुछ भी करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप या फिर कुछ भी करने के लिए, उन्होंने वहां पर अपनी सत्ता जमा ली, वहां पर उन पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो 20% जो पीपल्स थे वहां पर व्हाइट थे और 80% पीपल जो थे वहां पर ब्लैक थे। लेकिन 80% पीपल, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, 80% लोगों के साथ इतना ज्यादा भेदभाव, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहां पर हो रहा था। वो भी किसके कारण, किस बेसिस पर हो रहा था? रेस के कारण हो रहा था, यानी कि रंग भेद के कारण हो रहा था। लेकिन जब ये चीजें स्टार्ट होती हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर अगर रंग भेद के कारण क्या हुआ, वहां पर जो सरकार ने बहुत सारी चीजें एबोलिश, बहुत सारी चीजें क्या कर दी, ब्लैक लोगों पर थोप दी। क्या थोप दिया कि जहां पर व्हाइट पीपल आ जाए, अगर वो सीट छोड़ने के लिए बोले तो आपको वहां से सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर व्हाइट पीपल्स के लिए अलग कुएं बनवाए गए पानी पीने के लिए, अलग पानी का सिस्टम लगाया गया, अलग एजुकेशन सिस्टम व्हाइट पीपल्स के लिए अलग था, लैंड रिजर्व रखी जाती थी, फर्टाइल लैंड रिजर्व कर दी जाती थी व्हाइट पीपल्स के लिए, लेकिन ब्लैक पीपल्स के साथ ऐसे ही भेदभाव होता था। उनको वोट देने का भी, ब्लैक पीपल को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उनमें सिर्फ व्हाइट पीपल को वोट देने का अधिकार था। तो यहाँ पर जो ये रेस सिस्टम वहां पर चल रहा था, रंग भेद डिस्क्रिमिनेशन वहां पर चल रहा था,
तो उसको रोका गया, एक मूवमेंट छेड़ा गया जो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है, नेल्सन मंडेला की वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया है, किसने निभाया, नेल्सन मंडेला ने। और इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद वहां पर इन 1994 में जो साउथ अफ्रीका है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। ये जो आप लोगों को देखने को मिला कि अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रंग भेद के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर के आधार पर हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका में मेनली किसके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, रंग भेद पे। यानी कि अगर कोई व्हाइट पीपल है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, और अगर कोई ब्लैक पीपल है तो उसके लिए बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट है ही नहीं है। वो क्या थे, वो एक घृणित वस्तु माने जाते थे कि जहां पर ब्लैक पीपल खाना खा रहे हैं तो वहां पर व्हाइट पीपल नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई? क्योंकि व्हाइट पीपल के लिए वो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटी साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट पीपल है उनके लिए बहुत अच्छे, लैंड रिजर्व करके रखी जाती है, फर्टाइल लैंड रिजर्व करके रखी जाती है व्हाइट पीपल्स के लिए। लेकिन ये सब भेदभाव के कारण यहाँ पर मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, ताकि देन फिर मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद तो क्या हुआ, 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना गया। कितनी बात समझ आती है? ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है, ये बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ पार्टिसिपेशन की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, मैंने आपको बताया पार्टिसिपेशन भागीदारी हो सकती है, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, विवादों को सुलझाना किसके जिम्मे आता है, किसकी जिम्मेदारी है, एक सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, समानता एवं न्याय क्या डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, एलिमेंट है। अगर हम देखते हैं एग्जांपल हमने लिया साउथ अफ्रीका का, वहां पर एपार्थाइड लॉ चलता था। एपार्थाइड लॉ का मतलब होता था रंग भेद चलता था वहां पर। अगर ब्लैक पीपल है, व्हाइट पीपल है, उनके बीच में क्या होता था, भेदभाव होता था। यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी कि नस्ल के आधार पर वहां पर क्या कर दिया गया, सेपरेशन कर दिया गया। नस्ल यानी कि रंग भेद, लोगों के कलर के कारण वहां पर डिसाइड होता था कि भाई ये इतना ज्यादा, इसको इतने ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे या नहीं। अगर हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर भी देखना 1994 में साउथ अफ्रीका जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है बाकी देशों के लिए जो डेमोक्रेटिक नहीं है, कि देखो इतनी मुश्किलों के बावजूद साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपना एक जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक बनाया, लोकतांत्रिक बनाया, जहां पर लोगों की सुनी जाती है। और इसमें लोकतांत्रिक देश बनाने में, साउथ अफ्रीका को लोकतांत्रिक बनाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल जिसने निभाया वो थे हमारे नेल्सन मंडेला। वो थे नेल्सन मंडेला। इन 1961 में साउथ अफ्रीका रिपब्लिक बना, यानी कि साउथ अफ्रीका 1961 में तो क्या हुआ बेटा जी, रिपब्लिक हुआ। देन उसके बाद 1994 में साउथ अफ्रीका क्या बना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। यहाँ पर क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जो थे रिस्पॉन्सिबल थे फॉर साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि इन्होंने ही एक मूवमेंट स्टार्ट किए थे। क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे वो भी ब्लैक पीपल थे जिन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई थी, तो उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किए, लोगों ने उनका साथ दिया, इसी वजह से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। और हमारा जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 18 जुलाई सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे। 18 जुलाई जो होता है वो नेल्सन मंडेला जो है वो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने बहुत ही अच्छा काम किया। इसीलिए नेल्सन मंडेला जी एक बात बोलते थे कि एजुकेशन में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। जितना आप लोग शिक्षित होगे उतनी ही आपके अंदर शक्तियाँ आएंगी, उतना ही आप एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ोगे। क्या यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर क्या यहाँ पर समझ आया कि रंग भेद की नीति से निकलकर नेल्सन मंडेला ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया, लोगों ने उनका जो है साथ दिया, जिससे जो साउथ अफ्रीका वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। क्या इतनी बात समझ आती है? देन उसके बाद अगर हम अभी देखते हैं जो सबसे पहले की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने बोला पार्टिसिपेशन। किसी देश में लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, ये अगर हम जाने कि किसी देश में लोग पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के दौरान लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक अपने लीडर को चुनते हैं जो देश को चलाएगा, जो पूरी जनता का
जो पूरी जनता का देखभाल करेगा, वो एक लीडर जो इलेक्ट होके जाता है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में। और मान लीजिए अगर एक गलत लीडर इलेक्ट होकर चला भी गया, वो राजा बन भी गया, वो वहां का पीएम या फिर कुछ भी बन चुका है, आप लोग मान के चलिए अगर वो बन गया राजा वहां का, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स क्या होता है, री इलेक्शन होते हैं। अगर आपको उस लीडर का काम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको वोट मत दीजिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए ताकि वो दोबारा से अपनी गद्दी से हट जाए, जिससे क्या होगा, आप भी क्या होगा, संतुष्ट होंगे कि हम नए लीडर को भेजते हैं, वो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो ये होता है पार्टिसिपेशन। और मान लीजिए सरकार ने जो है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी हो जाते हैं तो विरोधी दल भी होते हैं, अपोजिशन पार्टी भी होती है जो सरकार को रियलाइज कराती है कि भैया तुमने गलत किया है, इसको क्या करो, ठीक करो, इसको क्या करो, ठीक करो। और अगर जो सरकार में बैठा हुआ है, जो लीडर है, उसको डर भी होता है कि आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन होने ही होने हैं, तो उनको लोगों के भले के लिए भी काम करना पड़ेगा ताकि उसकी गद्दी ना उतरे, वो सत्ता में बना रहे। तो यहाँ पर मैंने वही चीजें लिखी हुई हैं। पार्टिसिपेशन अगर करना है तो सबसे पहले होता है इलेक्शन यानी चुनाव। इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है, अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो उसको अच्छे अच्छे काम भी करने पड़ेंगे ताकि वो दोबारा से री इलेक्ट होकर सत्ता में बनी रहे और लोगों के लिए भी काम करती रहे। अगर फिक्स्ड टेन्योर होता है, जनरली हर एक गवर्नमेंट, हर एक हमारे देश में क्या होता है, जनरली क्या होता है, आफ्टर 5 ईयर्स जो होते हैं वो इलेक्शंस होते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी नेता को ये पता है कि आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन होने हैं और वो अगर गलत काम कर रहा है तो इससे क्या होगा, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उससे क्या होगा, उसको उसके अंदर डर बैठेगा कि अगर मैं गलत काम करता हूँ, अगर मैं जनता को परेशान करता हूँ तो दोबारा मुझे वोट नहीं देंगे, इसीलिए उनको जनता के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा। अगर दूसरा है पार्टिसिपेशन करने का तरीका, अगर अदर मेथड्स अगर हम देखते हैं, रैलीज निकालना, प्रोटेस्ट करना या फिर सिग्नेचर कैंपेन्स करना या फिर सोशल मूवमेंट चलाना, ये सारे के सारे दूसरे मेथड्स हो गए, आप लोग देखोगे पार्टिसिपेशन करने। मान लीजिए सरकार ने एक ऐसा लॉ पास कर दिया गया जो जनता के अधिकार का हनन करता है, जनता के राइट्स को बेटा ठेस पहुंचाता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लोगों के अगर अधिकारों पर ठेस पहुंच रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सरकार को उस लॉ को वापस लेना पड़ेगा, उस कानून को वापस लेना पड़ेगा। आपने एक देखा होगा आपने ये देखा था भाई कि एक काला पानी की जो सजा आप लोग अगर सुनते हो, क्या था वहां पर कि वहां पर क्या था कि जो एक अंग्रेजों ने ये एक वो बना दिया था, कानून बना दिया था कि कोई भी नो दलील नो वकील ओनली जेल, मतलब कि जेल ही होगी, वहां पर कोई रूल नहीं चलेगा। मतलब कि अगर किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, हमारे खिलाफ आवाज उठाई, तो वो क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, आप उनको मार भी सकते। अगर ऐसे ऐसे कानून अगर कोई लीडर लेके आ जाए अपनी कंट्री में तो उनको निकालना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये कब होगा, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, रिलीज निकाली जाए, ताकि सरकार को रियलाइज हो, गवर्नमेंट को रियलाइज हो कि हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ गलत किया है। तो ये बात आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। अगर आपको कुछ गलत लग भी रहा है, सरकार ने कुछ ऐसा गलत फैसला ले भी दिया, तो आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रिलीज निकाल सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट अवेयर हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, अवेयर हो जाएगी कि हमने कुछ गलत कर दिया है, और वो सोचेगी, दोबारा से उस फैसले पर सोचेगी कि कहीं हमने कुछ जनता के साथ गलत तो नहीं कर दिया। इसीलिए तो यहाँ पर क्या होगा, इफ पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, देन गवर्नमेंट अवेयर्स, गवर्नमेंट जागरूक हो जाएगी, सरकार जागरूक हो जाएगी, क्या हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। यहाँ तक अगर आपको बातें चीजें समझ आई हैं तो मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो हम अगले सेकंड पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, हम विवादों का निपटारा कैसे करेंगे। साइड हो गई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर हम देखते हैं, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई हैं तो हम आगे देखते हैं इसको कि हम आगे इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, जो सेकंड पॉइंट आप लोगों ने अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, सेकंड पॉइंट वो दिखा देती हूँ आपको क्या। सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर था वो था रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा। मैं आपको इसे ना एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हमने ना 6th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था,
याद करो डाइवर्सिटी, विविधता। अब आप लोग देखिए इतने बड़े देश में अगर इतनी सारी जनता अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोलती है, अलग अलग तरह का ट्रेडिशन फॉलो करती है, अलग अलग फेस्टिवल्स मना रही है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करके अलग अलग रिलीजन है, तो उनमें डिस्प्यूट होने के भी चांसेस हैं, विवाद होने के भी चांसेस हैं। मान लीजिए एक कम्युनिटी ए है और एक कम्युनिटी बी है, ठीक है। कम्युनिटी ए एक्स रूल को मानती है, कम्युनिटी बी वाई रूल को मानती है, तो इन पर क्या हो जाएगा, विवाद स्टार्ट हो जाएंगे, अनबन स्टार्ट हो जाएगी। अगर अनबन स्टार्ट होती है तो वहां पर ऐसे ना हो दंगे होना स्टार्ट हो जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा, जनता में डर का माहौल बैठ जाएगा, और उसको सुलझाने के लिए फिर गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अगर हमें इतने बड़े देश को चलाना है तो हमारी सरकार कैपेबल होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स का। धर्म के नाम पर जो जुलूस निकलता है, जुलूस निकलता है ना धर्म के नाम पर, या फिर धार्मिक आप लोग जुलूस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग उसको देखते हो, अगर आप लोग उसको देखते हो तो आपको क्या समझ आता है। मान लीजिए एक मुस्लिम कम्युनिटी है और एक हिंदू कम्युनिटी है, जो राम मंदिर अभी बना है, देखो मैं इन पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं जा रही, मैं एक बार आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना इस चीज को। मान लीजिए एक मुस्लिम कम्युनिटी है और एक हिंदू कम्युनिटी है। अगर आप लोग देखते हो मुस्लिम कम्युनिटी जो है, अगर राम मंदिर बनता है तो मुस्लिम कम्युनिटी तो नाराज होगी ना नाराज। हिंदू कम्युनिटी खुश है, हिंदू के जो लोग हैं वो खुश है कि हमारा राम मंदिर बना है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो डिससेटिस्फाइड इस चीज से। इसीलिए अगर आपने राम मंदिर बनाया है तो वो भी बनाइए ना, मकबरे भी बनवाइए, ताकि दोनों का सम्मान रहे। इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं धर्म के नाम पर। और या फिर आप लोगों ने देखा होगा कावेरी जो नदी थी, कावेरी जो नदी के पास भी एक चीज डिस्प्यूट हुई थी कावेरी नदी के ऊपर। इसमें क्या था कि कर्नाटक जो तमिलनाडु था, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि भी वहां से पानी निकलेगा, ये निकलेगा, रोक लिया जो भी था। उसमें क्या हुआ कि जो तमिलनाडु को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ से क्या हुआ, एक कम्युनिटी कुछ और चाह रही है, दूसरी कम्युनिटी कुछ और चाह रही है, जिससे क्या हो गया, डिस्प्यूट्स होने स्टार्ट हो गए। उसको रिजोल्व करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए कौन आगे आएगा, सरकार आगे आएगी, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आगे आएगी, ताकि इन डिस्प्यूट्स को सोल्व किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके। यहाँ पर आपका था कि आप लोग डिस्प्यूट्स को कैसे रिजोल्व करोगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। धर्म जुलूस या फिर धार्मिक जुलूस बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग कावेरी नदी का एग्जाम्पल ले सकते हो अगर आप लोग को यहाँ पर लेना है, ठीक है। आप लोग ये दो एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर कम्युनिटी अलग अलग है और अलग अलग चीजों को मान रही है, अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग चीजों को मान रही है, तो आप लोग देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने ही होने हैं, और उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ आई हैं तो अब हम लोग, हाँ जी, एक ना मैं क्या, हाँ एक एग्जाम्पल रह गया बेटा। एक महान संत रहे हैं, एक महान संत रहे हैं, वो मुस्लिम से थे। उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो धर्म है ना, धर्म के नाम पर जो की है वो एक अफीम है। क्या है, अफीम है, नशा है। धर्म के नाम पर क्या, नशा है। अगर हम धर्म के नाम पर कुछ कर रहे हैं वो एक नशा है, अगर हमने एक बार उसको कर लिया तो हम करते ही रहेंगे, और उससे क्या हो जाएगी, कट्टरता आती हुई स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही होने हैं अगर हम धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक अच्छे लीडर ने बोली थी। अब ये होमवर्क है आपके लिए कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि ये जो अफीम शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, कौन से जो महापुरुष थे उन्होंने किया था, ये आप लोगों को अभी इस कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इतनी बात समझ आई तो थर्ड पॉइंट अगर हम अपना देखें तो वो था हमारे पास इक्वालिटी एंड जस्टिस। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो वो था इक्वालिटी एंड जस्टिस। न्याय कब मिलेगा, न्याय मिलेगा तब मिलेगा न्याय जब हर एक कम्युनिटी को, जब हर एक व्यक्ति को सम्मान माना जाएगा, व्यक्ति को सम्मान माना जाएगा, तब क्या होगा, न्याय होगा। सम्मान माना जाएगा तब क्या होगा, न्याय होगा। सम्मान माना जाएगा तभी न्याय होगा। तो क्या इतनी बात आप लोग को समझ आ रही है? जो हमारे पास इक्वालिटी और जस्टिस है,